तो केमिकल सिंबल्स डिनोट द एलिमेंट्स, है ना। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये पहला आदमी था जिसने इनको क्लासिफाई करा और एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स यूज करे, ठीक है। और वो आपकी बुक में पेज 33 पे गिवन भी है। उसके बाद ब्राजीलियस आया और ब्राजीलियस ने ये बोला कि सिंबल्स जो होने चाहिए दे शुड बी मेड फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट, समझ गए, नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो सपोज आर्गन है तो AR रखो, लेड है तो LE, मतलब ऐसे टाइप का उसने सजेशन दिया कि भाई 1 और 2 लेटर्स, पहले 2 या कोई भी एक को रख के लिखो, ठीक है। और बट फिर हमने जो है शुरू करा IUPAC नेम को फॉलो करना। IUPAC मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। दिस इज बीइंग फॉलोड टुडे आल्सो, ये हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये हम फॉलो करते हैं आज भी, ठीक है। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जो सब कुछ अप्रूव करती है। केमिस्ट्री की मतलब भगवान है, इन्हीं के हिसाब से पूरी दुनिया में केमिस्ट्री के हम सिंबल्स वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि आप यही फॉलो कर लो, ये सही है कि पहले 2 लेटर ले लो, ठीक है। और देखिए हर एलिमेंट का नाम अलग अलग जगह से आया है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर का नाम साइप्रस से आया है, साइप्रस एक जगह है, तो साइप्रस में कॉपर मिला था इसलिए हमने उसको साइप्रस, मतलब वो कॉपर वर्ड साइप्रस से आया क्योंकि साइप्रस में उसे ढूंढा गया। कहीं हमने कलर पे रखे हैं जैसे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड किस कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है, तो हाँ, तो इसलिए हमने उसको गोल्ड लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसको वो करा। तो IUPAC कहता है कि जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और दूसरा स्मॉल, समझ गए, दोनों स्मॉल है दोनों कैपिटल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको टेबल गिवन है, पेज ये वाली यू हैव टू लर्न दिस टेबल। तो देखिए कुछ लैटिन और ग्रीक है, फॉर एग्जांपल लैटिन आयरन को Fe फेरम, फेरम इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। सोडियम नेट्रियम लैटिन वर्ड, पोटेशियम केलियम, अब बच्चे को पोटेशियम को सोचते हैं PO लिख दो भाई, क्यों लिख दो PO भाई, ठीक है। तो ऐसे करके सबका अलग अलग वो है, तो आपको सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एटॉमिक मास। हमें पता है कि जितना भी एटॉमिक मास है एक एटम का, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम एटॉमिक मास को मेजर कैसे करें। हमने बोला जी एटॉमिक रेडियस को अगर मेजर करना है तो नैनोमीटर उसका ऐसा यूनिट है ना, विच इज 10 की पावर -9 मीटर, है ना। तो एक्सक्यूज मी, एटॉमिक मास को मेजर करना इज इम्पॉसिबल, बहुत छोटा है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स देख तो हम नहीं सकते विद नेकेड आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास बहुत ही छोटा होता है इसलिए हम उसे मेजर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उसे ना एब्सोल्युटली नहीं निकालते, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते, हम उसकी रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, मैं अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ले रहा हूं तो वो हाइड्रोजन का एक्चुअली एटॉमिक मास नहीं है, वो उसका एटॉमिक मास इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स है, राइट। ऑक्सीजन का अगर मैं एटॉमिक मास ले रहा हूं तो वो उसका अपना खुद का नहीं है, इट इज इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स। अब वो समथिंग एल्स क्या हो कि जिसके कंपैरिजन में मैं सबके एटॉमिक मास ले लूं, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने पहले सोचा लेट्स टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं और ऑक्सीजन के मुताबिक हम सबका एटॉमिक मास मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये पहले आइडिया आया गया। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हमने 1/16 इसका लिया, ठीक है। अब हमने ऑक्सीजन को क्यों लिया, सबसे पहला रीजन है कि इट रिएक्टेड विद
large number of elements to form compounds. तो ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा था, इसलिए हमें लगा कि भाई इसको हम बेस ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम बाकी सबको ले लेंगे। दूसरा रीजन ये था कि एटॉमिक मास यूनिट गेव masses of most elements as whole number। तो अगर मैं ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को बेस मानूं तो और मैं बाकी सबको कंपेयर करूं उससे, तो वो होल नंबर आ रहे थे, डेसिमल वेसिमल का सिस्टम नहीं हो रहा था। तो एटॉमिक मास यूनिट गेव होल नंबर्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो मैंने सोचा भाई ऑक्सीजन सही है। हाउएवर ऑक्सीजन को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। 1961 में कार्बन के C12 आइसोटोप को माना गया। तो 1961 के बाद C12 आइसोटोप, कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12। अब तुम खुद सोचो, हमें पहले चैप्टर कर लेते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता मैं बोल क्या रहा हूँ, C12 आइसोटोप क्या होता है, ठीक है। अब यही है सर सालों से, ठीक है। तो हमने C12 आइसोटोप को बेस लिया कि C12 आइसोटोप के हिसाब से हम बाकी सबको मेजर करेंगे, ठीक है। तो हमने C12 को सिलेक्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। इसका मतलब ये है कि कार्बन को बेस लेके मैं बाकी सबका एटॉमिक मास निकाल रहा हूं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 उसका खुद का नहीं है, इट इज विथ कंपैरिजन टू कार्बन, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज का एक एटॉमिक मास यूनिट, ये बस ऐसा यूनिट है, इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12, कार्बन का 12th आइसोटोप के मास का 1/12। आपको बस समझने की जरूरत है, इससे ज्यादा इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम 3 से 4% है, राइट। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, नथिंग एल्स इज टू बी डन, ठीक है। तो अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट चाहिए, तो रिलेटिव मतलब ठीक है, इन कंपैरिजन टू C12। तो कार्बन का C12 आइसोटोप का मास, तो आपके एनसीईआरटी में देखिए टेबल गिवन है, पेज 35 पे टेबल गिवन है एटॉमिक मासेस की। ये आपको लर्न नहीं करना, यू डोंट हैव टू लर्न दिस टेबल। तो अभी तक हमने जितनी भी टेबल्स करी हैं, पहली टेबल है जो आपको लर्न नहीं करनी, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, रीड थ्रू इट, दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद नीचे लिखा हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। देखिए एटम हमें पता है दे आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब मैं स्मॉल तो बहुत ही स्मॉल लेस का भी स्मॉल, ठीक है। सो जनरली दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले नहीं रह सकते। तो ये ऑक्सीजन का एटम है, ये अक्सर अकेले नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन को बुलाएगा और साथ में मिल जाएगा, एक और ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, और ये मिलके क्या बनाएंगे। और जब ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता और ये किसी और के साथ मिल जाता है, तो जो फाइनली आपका आंसर आता है वो क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, ऑफ कोर्स, तभी तो बना है वो। हाँ, तो मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट। अभी देखिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपको खुद लिखना रजिस्टर्स में। मॉलिक्यूल्स आर 2 और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम जब मिलते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, ठीक है, 8 भी मिल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं,
और तो अच्छा, एटम छोटा मॉलिक्यूल, एटम ऑफ कोर्स, राइट, बट मॉलिक्यूल भी छोटा है, ठीक है। और मॉलिक्यूल किसका सबसे छोटा पार्ट है? एलिमेंट है कंपाउंड का। कोई भी एलिमेंट है कंपाउंड ले लो आप, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? मॉलिक्यूल। एटम भी हो सकता है, पर वो तब होगा जब वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप ये सोच लगा लीजिए 99% एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उसे जोड़ के मॉलिक्यूल ही बनाना पड़ता है। तो मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, छोटा पार्ट है एलिमेंट और कंपाउंड का। इससे ज्यादा आपको कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन कैन बी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकेंड कैन बी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। देखिए कॉमन सेंस है कि अगर मैं आपको ऑक्सीजन दूं, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, मैं आपको ऑक्सीजन दूं और उसके मॉलिक्यूल निकालने को बोलूं उसमें से, वो अलग होगा। और अगर मैं आपको पानी दूं, H2O कंपाउंड दूं, और उसके मॉलिक्यूल निकालने को दूं, तो वो अलग होगा। इसलिए दोनों अलग अलग चीजें, बट मॉलिक्यूल दोनों में, बट अलग अलग है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है, जैसे ऑक्सीजन है तो O2, मतलब इसका मतलब ये है ऑक्सीजन के दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के, मैं लिख रहा हूं के, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, समझ आई? P4, फॉस्फोरस के चार एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, ठीक है, सबका अलग अलग है। इसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स विच कम टुगेदर टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, ठीक है। समझ आई? नहीं सुना आपने? बताना दो मॉलिक्यूल, इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ एटम्स विच कम टुगेदर टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। तो इसकी एटॉमिसिटी दो है, क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम एक मॉलिक्यूल बना रहे, ठीक है। अब तुम बोलो भाई सबका दो क्यों नहीं होता? अरे ये भी इंसानों की तरह होते हैं, बिल्कुल अलग अलग है, सेम कैसे हो सकता है? हो सकता है सेम हो सकता ना हो। तो ये एटॉमिसिटी की टेबल भी आपको लर्न करनी है, बिल्कुल। तो आपको एटॉमिसिटी की टेबल लर्न करनी है, राइट, एंड इट इज ऑन पेज नंबर 36। ये एटॉमिसिटी की टेबल है, ठीक है। अब देखिए, आर्गन मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स वन, मतलब आर्गन अकेला ही काफी है, तो AR आप लिख सकते हैं। तो आर्गन के आगे आप AR लिख सकते हैं। हीलियम He, ऑक्सीजन डायटॉमिक, दो, डाई दो, ठीक है, दो चाहिए। हाइड्रोजन को भी दो चाहिए, नाइट्रोजन को भी दो चाहिए, क्लोरीन को भी दो चाहिए। अच्छा, इसके बाद फॉस्फोरस टेट्रा, टेट्रा मीन्स ये, और सल्फर पॉली, पॉली मीन्स मोर देन 4, नहीं, यस, सल्फर SA, ठीक है। तो दे आर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स। Molecules of compounds, of course atoms of different elements joined together, ठीक है। तो कंपाउंड मीन्स कंपाउंड में दो सात एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड एलिमेंट मीन्स सिर्फ एलिमेंट, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, कार्बन, कार्बन जो है ना उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कार्बन का कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कार्बन का,
ठीक है, तो ये आपको अभी नहीं करना, ये आपके क्लास 10th में आएगा। ठीक है, सो यू कैन लीव इट फॉर नाउ। कार्बन के ऊपर एक लाइन लिखी है, अब इस पे ध्यान मत दो, 10th क्लास में डिटेल में हम पढ़े। ठीक है, कि कैसे कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। 9th के सिलेबस में सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जो भी मैं उनकी फॉर्मेशन आपको सिखाऊंगा वो भी बेसिक लेवल पे है, थोड़ा हाई लेवल 10th में है। तो अभी जितना मैं करा रहा हूँ, अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे, आई कैन चैलेंज यू, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा विच यू कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, और असाइनमेंट भी करनी है साथ।